गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अड्डा 247 पर। और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू लेकर के आए हैं जो गलवान वैली से रिलेटेड है, इंडो चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, फटाफट शेयर करना शुरू करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ में, क्योंकि आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये सेशन कोई साधारण सेशन नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिलने जा रही हैं। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे गलवान वैली इश्यूज और इंडो चाइना रिलेशंस के साथ में। क्या क्या प्रॉब्लम है, रिसेंटली आप देख रहे होंगे आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में, कुछ ना कुछ झड़प हो रही बॉर्डर एरिया में, चाहे हम बात करें लद्दाख की, चाहे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, चाहे हम बात करें सिक्किम की। मई से लेकर के अभी तक जून में कई बार इंडिया और इसके बीच में झड़प हो चुकी है। तो अभी क्या है कि क्या क्या रिलेशंस में चेंज हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज हैं, इन पे एक बार बात करेंगे हम लोग। और इससे पहले देखिए कि हम इस सेशन में आज करेंगे क्या। टुडेज टॉपिक एंड सेशन प्लान, आज का टॉपिक क्या है, आपका सेशन प्लान क्या है, इस पे हम बात करते हैं जल्दी से। लेकिन पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको जोड़ना शुरू करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। आज आपको मज़ा आने वाला है, इस सेशन को एंजॉय करिए। और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी शायद आपको नहीं पता होंगी अभी तक। तो जल्दी से शेयर करना शुरू करिए। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से करो। एक बार मैं देख लेता हूँ जल्दी से। रोज़र भी जुड़ चुके हैं और भी कई लोग जुड़ चुके हैं। तो स्वागत करते हैं आपका, हम सभी हम लोग आपका स्वागत करते हैं अड्डा 247 पे। शेयर करते जाइए क्योंकि आज इस सेशन में कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सी चीज़ें देखिए क्या क्या इस सेशन में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, हम आपको बता दें। चाइना का मैप, मैप ऐसा नहीं जो आप कटा हुआ देख रहे हैं कि चाइना का मैप है। मैप ऐसा कि चाइना ने कितना क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने मैप को बढ़ा लिया है। पोजीशन ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया चाइना और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशन है। ग्लिम्स ऑफ 1962 इंडो चाइना वार, यानी इंडिया और चाइना का जो वार हुआ है 1962 में, उसमें क्या क्या बेसिक चेंजेस आए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गलवान वैली क्या है जिसपे अभी रिसेंटली इशू हुआ है। डीएसडीबीओ रोड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए कि डीएसडीबीओ रोड ये क्या है। ये आपकी दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। चाइना एंड पाकिस्तान टेंशन फॉर सीपीईसी, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके लिए ये लोग बहुत टेंशन में हैं। इस सेशन में ये भी हम डिस्कशन करेंगे। रीसेंट इशू ऑफ गलवान वैली, अभी गलवान वैली में रिसेंटली क्या इशू हुआ है। पेंगोंग सो एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन शो, शो का मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज में झील होता है, लेक होता है। तो पेंगोंग लेक और लेक के बीच में जो डिवाइडर बना हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद छंग चेन्मो और फिंगर्स ये क्या होता है, इसका यूज़ चाइनीज सैनिक और इंडियन आर्मी भी करती है, क्या है ये बताएंगे। व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडो चाइना रिलेशन, यानी कि इन सब लड़ाइयों के बाद अब इंडिया और चाइना के रिलेशन में चेंजेस क्या क्या आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और एग्जाम रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट इस सेशन को आप लोग शेयर करना शुरू करिए, टाइम कम है, बहुत जल्दी से इस सेशन को शेयर करना शुरू करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्वलेस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। तो जल्दी से आइए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यूपीएससी 2020 से रिलेटेड एक सेशन हमारा शुरू होने वाला है 24 तारीख से, समय कम बचा हुआ है। तो जिन्होंने भी अभी तक ये बैच नहीं ज्वाइन किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। केवल 2,999 रुपये में ये बैच आपको मिल रहा है, फ्लैट 2999 कोड लगा करके। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक बार देखिए आते हैं चाइना के मैप के ऊपर। देखिए चाइना का ये मैप जो बीच में आप रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, जो ये सिंपली आपका जो रेड कलर के एरिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट हाईलाइट करके इसको मैं दिखाता हूँ कि इसमें बेसिकली किन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों से रिलेटेड चाइना ने क्या किया। देखिए ये जो रेड कलर का एरिया आप देख रहे हैं जिस पे मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ, ये रेड कलर का एरिया बेसिकली ओरिजिनल चाइना इतना ही था। लेकिन चाइना ने क्या किया है कि देखिए लिखा रेफरेंस टू करंट मैप ऑफ चाइना 60% लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, 60% लैंड चाइना ने ऑक्यूपाइड करके रखा, कब्जा करके रखा हुआ है इस 60% लैंड पे। असली चाइना तो सिर्फ इतना है, ये छोटा सा जो चाइना रेड कलर में आपको दिख रहा है ये चाइना है। फिर इसने क्या किया, देखिए ये मंगोलिया है, ये चाइना से अलग। अभी जो करंट पे मैप है वो यहाँ से शुरू होकर के इतना इतना आकर के, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे कैसे इसकी मैपिंग है और किन चीज़ों पर हमें करना है। देखिए ओरिजिनल जो चाइना का मैप है वो मंगोलिया आप काट दीजिए, ये इतना हिस्सा मंगोलिया का हम अलग कर देते हैं। और ये जो करंट में अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये चाइना का रियल मैप है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये चाइना का एक्चुअल मैप है करंट टाइम में। ठीक है, वर्ल्ड में 4 नंबर का सबसे बड़ा कंट्री चाइना है।
तो चाइना में देखिए इसने क्या किया, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पे कब्जा कर रखा है, जिसको शिंगजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है। चाइना की टोटल आबादी का जो 2 करोड़ आबादी है वो मुस्लिम्स है, वो बेसिकली ईस्ट तुर्कमेनिस्तान यानी कि शिंगजियांग एरिया में ही रहते हैं और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के नाम से अलग देश बनाना चाहते हैं। इसके बाद मंगोलिया का जो लोअर पार्ट था, इनर पार्ट था, उसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर दिया। मंचूरिया पे कब्जा किया, गोत्सु पे कब्जा किया, होक्केन पे कब्जा किया, कैंटोनिया पे कब्जा किया और तिब्बत पे कब्जा किया। इन सब पे कब्जा करते करते 60% लैंड इसने अपना ऑक्यूपाइड करके एक चाइना का बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप किया। और ये चलते ऑलवेज वर्किंग ऑफ क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्षेत्रफल अपना बढ़ाते रहो। ये लोग एक दिन में कब्जा नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ते रहे, क्षेत्रफल अपना बढ़ाते रहे। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने विश्व के कई देशों के साथ इसके बॉर्डर से जितने कंट्री जुड़े हैं, चाहे वो लाओस हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ इसकी प्रॉब्लम चल रही है। मंगोलिया के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ताजिकिस्तान के साथ इस एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, तो ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रही है, कोरिया के साथ प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ चाइना का लैंड विवाद नहीं चल रहा हो। भारत पे ये प्रेशर क्यों बनाते हैं? भारत पे प्रेशर बनाने का इनका सिर्फ एक मकसद होता है। भारत पे ये लोग सिर्फ इसलिए प्रेशर बनाते हैं क्योंकि भारत एक बड़ा कंट्री है साउथ एशिया का, अगर उसके ऊपर प्रेशर बना लेंगे तो छोटे छोटे कंट्री कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए साउथ एशिया में ये भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। ये दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसलिए वो प्रेशर बनाया। तो देखिए किस तरीके से, और क्रीपिंग, देखिए क्रीपिंग वर्ड आपने सुना होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन वर्ड भी एक आता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री में अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन आती है, वर्ल्ड लेवल पे कहा जाता है अगर 2% इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में है, अगर हम बात करें कि अगर 2% की इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में होती है तो वो एक अच्छी, वो माना जाता है कि अच्छी कंडीशन है। इंडिया में इसके लिए आरबीआई ने रूल कर रखा है 3.5% का। अगर इंडिया में 3.5% के आसपास के ये इन्फ्लेशन रहती है तो अच्छा माना जाता है। तो क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तो इन्होंने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और देखिए विजन 2020 चाइना क्या है, 20 के स्क्वायर किलोमीटर अपने क्षेत्रफल में बढ़ाना, यानी कि वो 2020 में 20,000 स्क्वायर फीट अपने क्षेत्रफल में बढ़ाना चाहता है। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक थी विजन 2020 भारत के लिए, उसमें था रोड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब चीज़ों पे काम करना है। लेकिन चाइना जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, हम अभी बेसिक नीड्स पर बात कर रहे हैं और ये अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आप ये समझिए कि इंडिया और चाइना की जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगी, ये चलती रहेगी, क्योंकि उसका एक ही एम है, बड़े से बड़े क्षेत्रफल पर अपना कब्जा करना, धीरे से धीरे अपने आप को बढ़ाना। तो ये इसका एक मेन वर्क है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि धीरे धीरे देखिए इसने कब्जा करके बढ़ाया, तो ये इसकी विस्तारवादी नीति है और इस पे ये कायम रहेगा। और रिसेंटली जो इशू आपने गलवान में देखा वो इसकी विस्तारवादी नीति का ही एक कारण था जिससे कि ये हुआ। शेयर करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको एक से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। इसकी पीपीटी आपको बहुत जल्दी अभी मिल जाएगी। तो अब सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि पोजीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की क्या सिचुएशन है। तो अभी पहले तो एक चीज़ आप देखो, समझो, देखो अभी क्या है, बचपन से जो मैप हम लोग देखते हैं, स्कूल में पढ़ाया गया, वो ये मैप हमको दिखाएगा, भैया ये जम्मू कश्मीर है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है और इतना पूरा हिस्सा भारत के पास है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है, ये हम भारतीयों का जम्मू कश्मीर है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। देखिए 1948 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत देसी रियासतों में बटा हुआ है। देखिए ये जानना इसलिए ज़रूरी कि इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन होता है, डिवाइडेशन के बाद में पाकिस्तान कबायली के रूप में कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। भारत में देसी रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे, या तो इंडिया में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, और या स्वतंत्र होकर के अपनी कंट्री बना लीजिए। तो महाराजा हरी सिंह, डोगरा शासक थे हरी सिंह, उस समय कश्मीर पर उनका रूल था, उन्होंने कश्मीर को नया देश बना दिया। उन्होंने कहा ये नया देश रहेगा और हम इसको स्विट्ज़रलैंड की तरह, एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहलाएगा ये। लेकिन पाकिस्तानियों ने अटैक किया और पाकिस्तान ने सेना ने नहीं अटैक किया, वहाँ के कबीलों, अफरीदी, पठान, इन सब कबीलों ने अटैक किया और अटैक करके ये अंदर घुसते चले गए और बहुत तेज़ी के साथ इंडिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने, ये देखिए ये जो एरिया आप दिख रहा है, ये वाला जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप पर, ये पूरा एरिया, ये तो अभी हमारे पास हिस्सा है ये वाला, ये अभी मैं बताऊँगा सियाचिन का एरिया, सियाचिन की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे है। ये देखिए आज की करंट सिचुएशन में इंडिया के पास सिर्फ कश्मीर का इतना ही हिस्सा है। और ये जो एक बड़ा हिस्सा है बाल्टिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगिट और बाल्टिस्तान। ये एरिया, या आपने बचपन से सुना होगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग बताते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी केटू है। केटू लेकिन पाकिस्तान में सिचुएटेड है। इसीलिए देखिए जब भी पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो आर्मी लेवल पे हमारी नुकसान भी होते हैं,
क्योंकि जितने भी वो बंदे हैं वो हाइट पे बैठे हुए हैं और हाइट से गोली मारना ज़्यादा आसान होता है। जैसा कि लक्ष्य मूवी में आप लोग देख चुके हैं, जब ऋतिक रोशन पहाड़ पे चढ़ रहा होता है तो वो बताता है कि पाकिस्तानी सोल्जर कहता है कि हम सर में गोली मारेंगे क्योंकि वो हाइट से नीचे की तरफ गोली मार रहे हैं। तो देखिए गिलगित, ये देखिए ये मुजफ्फराबाद का एरिया पड़ता है, ये मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल है, यहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से पाकिस्तान के कबीलाइनों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कब्जा कर लिया और देखिए इतना हिस्सा कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर मैं आपको कभी किसी और दिन जब कश्मीर का इशू अलग से पढ़ाऊंगा तो कश्मीर इशू में मैं बताऊंगा फिर क्या हुआ। नेहरू जी यूएनओ गए, यूएनओ में बात की, फिर एलएसी बन गई, उन्होंने कहा जो सेनाएं जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएं, ये सब चीज़ें होने लगी। तो एक बार जब कश्मीर में आपको बताऊंगा पूरा प्रॉब्लम कि वहाँ पर राजा हरी सिंह के साथ क्या क्या इशूज़ थे, फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, सैयद अली शाह जिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, क्या क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे इस समय जो हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये एक पूरी ट्रेल थी जिसमें कि फिर जब हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि फिर अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने यहाँ पर अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या किया कि इस एरिया पे कब्जा कर लिया। तो राजा हरी सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुँचते हैं, कहते हैं हमें मर्ज करना है भारत में अपने आप को। तो मर्ज करने के लिए जब वो बात करते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है आप साइन करिए और कश्मीर का जो सबसे बड़ा लीडर है वो साइन करे। और उस समय कश्मीर के सबसे बड़े लीडर थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर और उमर अब्दुल्ला साहब के दादाजी जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे। उन्होंने मिल करके भारत के पक्ष में साइन किया कश्मीर का, इसीलिए हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। फिर बात करते हैं लेकिन तब तक इतने एरिया पे पाकिस्तान कब्जा कर चुका था जो उसके पास आज भी है। ये कभी रिसेंट नए लेक्चर्स में हम आपको समझाएंगे कि क्या हुआ था। अब बात करते हैं 1962 में चाइना ने क्या किया। चाइना के साथ लड़ाई हुई तो चाइना ने अक्साई चीन का पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। ये जो एरिया आप यहाँ से ये पूरा एरिया और ये यहाँ तक ये जो एरिया देख रहे हैं इसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया। बैरन माउंटेन्स है यहाँ पर, सारे बड़ी बड़ी झीलें हैं, यहाँ पर आबादी ना के बराबर है, पूरा कब्जा कर लिया। और नेहरू जी ने उस समय इसके ऊपर कोई इशू भी नहीं उठाया। अगर इंटरनेशनल लेवल पर इशू उठाया जाता तो शायद ये वापस मिल जाता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए कोई इशू किया ही नहीं गया। तो ये हम देख लेते हैं कश्मीर की पोजीशन है, ये यहाँ पर चाइना की कश्मीर में चाइना की पोजीशन। तो कश्मीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। और ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर है। जब मैं कश्मीर आपको कभी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे हाइट पे स्थित रण क्षेत्र है, युद्ध रण क्षेत्र है। और यहाँ का टेम्परेचर की तो बात मत करिए, -40 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए, अभी जब दौलत बेग ओल्डी पढ़ाऊंगा यहाँ पे पड़ता है दौलत बेग ओल्डी। ये सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए क्योंकि इधर पाकिस्तान है और इधर आपका चाइना है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया, ये वाला एरिया, अगर ये एरिया हमारे हाथ से निकलता है तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इस एरिया चाइना और पाकिस्तान डायरेक्ट मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, ये पूरे इस एरिया पे कश्मीर पे कब्जा करने के लिए अलग अलग तरीके से नई रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये कारगिल का एरिया है। कारगिल में ऑलरेडी एक बार लड़ाई हो चुकी है, आपको पता है 1999 में। तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम पड़ा। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। देखिए गेटेड बाइट पाकिस्तान टू चाइना, चाइना को गिफ्ट कर दिया था और दोस्ती खरीद ली चाइना की। देखिए कभी भी कोई इशू होता है तो चाइना हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, इंडिया का सपोर्ट वो कभी भी नहीं करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर बैठकर ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे एशिया पे रूल करते थे। देखिए ये जो वो एरिया है जहाँ पर ब्रिटिशर पूरे एरिया पे रूल करते थे। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई पाकिस्तान और चाइना और इंडिया से रिलेटेड कि कश्मीर कितने कितने हिस्सों में बटा है और हमारे पास मात्र इतना ही हिस्सा है। सारी बड़ी चौकियाँ पाकिस्तान के पास है, चाहे गशेर बम हो, चाहे मशेर बम हो, केटू हो, ये बड़े बड़े माउंटेन सब पाकिस्तान के पास हैं जिन पर पाकिस्तान का कब्जा है। और यहीं पर गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया पड़ता है, स्वात वैली उधर से जुड़ी हुई है। हुमज़ा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हुमज़ा वैली। हुमज़ा वैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ की क्वालिटी है कि यहाँ पर जो लिविंग लाइफ है आपकी वो करीब 130 साल तक लोग जिंदा रहते हैं और 70 साल की उम्र में भी लोग 30 साल के जवान लगते हैं। तो ये एक हुमज़ा वैली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुमज़ा वैली कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में स्थित है। एक मैंने पॉइंट और कर रखा, ऑपरेशन मेघदूत। ये ऐसे ही वर्ड आप याद रखिएगा, 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत हुआ क्या कि इस समय जाड़े का टाइम था और भारतीय टुकड़ियां नीचे आ गई थी तो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो ऑपरेशन एक ही बार सियाचिन में लड़ाई हुई है गोलियों से, तो ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू भारत ने इस सियाचिन वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था और वापस हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर आ गया। और 1963 का ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ शिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट, ये जो शिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने चाइना से अपना सारा सीमा विवाद सुलझा लिया और ये 1942 स्क्वायर फीट का वो एरिया है जो क्या नाम है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था।
तो ये एक कश्मीर की पूरी सिचुएशन है जो मैंने आपको एक बार बताई। बाद में जब कश्मीर का कभी इतिहास हम बताएंगे, इतिहास की बात आई तो मैं आपको बता दूं, कश्मीर का इतिहास अगर आपको जानना है तो कल्हड़कृत राज तरंगणी एक बुक है, राज तरंगणी बुक में कश्मीर के पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्लिम्स देखते हैं 1962 में इंडिया चाइना वार का कि क्या हुआ था। सिंपल सा था, आज की तरह लद्दाख में पेट्रोलिंग चल रही थी। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो आर्मी अपना घूमती है, देखती है बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तो पेट्रोलिंग चल रही थी रेगुलर बेसिस पर। पेट्रोलिंग चलते चलते 1959 के आसपास की बात है कि चाइना से झड़प होनी शुरू हो गई इंडिया की। चाइना से झड़प होनी शुरू हो गई। 62 आते आते ऐसी कंडीशन हो गई कि कई चाइनीज़ ने कई भारतीय सैनिकों को मार दिया। आज जैसी ही सिचुएशन हुई थी उस समय भी 1962 में। और उस समय इंडिया के जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो चाइना के लीडरशिप थी वो माओ जेडांग थे। तो माओ जेडांग जो थे वो चाइना के लीडर थे और इंडिया में नेहरू जी थे। अब देखिए इशू क्या हुआ कि जब भारतीय सैनिकों को मार दिया गया तो एक इनके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में संधि थी कि सभी लोग अपनी आर्मी से 20-20 किलोमीटर बैक में रहेंगे। यानी कि अगर ये हमारी लाइन है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये हमारी अगर लाइन है तो 20 किलोमीटर बैक इंडिया रहेगा, 20 किलोमीटर बैक आपका चाइना रहेगा। यानी 20-20 किलोमीटर का गैप रहेगा, बीच में जगह खाली रहेगी, वहाँ कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। लेकिन चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तो भारत भी पेट्रोलिंग में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद इस तरह की कंडीशन बनी कि चाइना ने फिर इंडिया के ऊपर जंग छेड़ दी, और 20 अक्टूबर को अचानक जंग छेड़ी। और 20 अक्टूबर को जंग छेड़ी और 4 दिन के अंदर इंडिया में के अंदर घुस करके करीब 40 किलोमीटर के अंदर घुस आए, और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए तेजपुर असम में पड़ता यहाँ तक कब्जा कर लिया। तेजपुर के अंदर चाइनीज़ आर्मी पहुँच चुकी थी। फिर 21 नवंबर को अचानक से चाइना ने युद्ध बंद कर दिया। उसके कई रीज़न थे, क्योंकि अमेरिका कह रहा था मैं आ रहा हूँ, जंगी बेड़े भेज रहा हूँ। जापान भी सपोर्ट के लिए तैयार हो गया था, तो इसने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया। और आने वाले टाइम में इन्होंने क्या किया कि 21 नवंबर को एकाएक अपनी आर्मी पीछे कर ली। लेकिन हर जगह से तो आर्मी हटा दिया, अरुणाचल प्रदेश से हटा ली, सिक्किम के पास से हटा ली, लेकिन जो एरिया ये था अक्साई चीन, ये नहीं छोड़ा। अक्साई चीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, कहा ये एरिया हम नहीं खाली करेंगे और ये हमारा है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, और चाहे और रेगुलर बेस पे ये लोग विवाद क्यों करते रहते हैं, इसके पीछे मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ कि परमानेंट बेस पे ये लोग विवाद क्यों करते हैं। आखिर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि ये चाइनीज़ हमेशा अटैक किया करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एक इशू ये होता है कि इन्होंने तिब्बत पे अटैक किया। उन्होंने माओ जेडांग ने कहा कि तिब्बत तो हथेली है, ये हथेली हो गई तिब्बत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये जो हथेली है वो तिब्बत हो गई। और हथेली अगर तिब्बत है तो हमें अभी क्या करना है, इसकी 5 उंगलियां बाकी हैं। तो 5 उंगलियां भी फिर इन्होंने डिज़ाइन की कि 5 उंगलियों में क्या क्या आता है, और ये 5 उंगलियां बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। तो 5 उंगलियों में इसने कहा कि तिब्बत पे कब्जा हो गया, अब हम लद्दाख पे कब्जा करेंगे। लद्दाख पे कब्जा करने के बाद नेपाल पे कब्जा करेंगे, फिर सिक्किम पर कब्जा करेंगे, फिर भूटान पर कब्जा करेंगे, और फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने हैंड पॉलिसी बनाई थी कि तिब्बत पे कब्जा हो गया, अब हम लद्दाख, नेपाल और इन सब जगह पर, देखिए ये नेपाल मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पॉलिसी में कहा गया था कि नेपाल पे भी कब्जा हम करेंगे। तो देखिए नेपाल, आपको बता दें कि नेपाल और भूटान, ये दो ऐसे कंट्री जो भारत का विस्तृत क्षेत्र है। यानी कि इंटरनल प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो भारत को आर्मी सपोर्ट देना पड़ेगा। यानी भारत आर्मी सपोर्ट करके इनके साथ लड़ाई लड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ है यार, जल्दी शेयर करते रहो, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, फटाफट शेयर करते रहो, अपने दोस्तों से शेयर करो जल्दी से। इस पे लाइक्स तो आप अपने मन से बनाइएगा कि आपको अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, लेकिन इसको शेयर करते रहो, लोगों तक नॉलेज पहुँचे। तो देखिए, तो नेपाल और भूटान भारत का विस्तृत क्षेत्र है हमेशा इसको, यानी कि पूरी तरह से भारत को ये घेरने के लिए इन्होंने ये पूरा पॉलिसी बनाई कि इसको हमें बढ़ाना है। भारत एक ऐसा देश है, कभी किसी की बाउंड्री क्रॉस नहीं की, कभी किसी पर गलत तरीके से अटैक नहीं किया। लेकिन चाइना का, मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, उसकी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी है, वो इन सब एरिया पे कब्जा करने के लिए लगातार प्रॉब्लम बना रहा है। देखिए चाइना का बॉर्डर आपका हिमाचल से भी जुड़ा हुआ है, आपका उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कभी इशू नहीं आएगा क्योंकि वो उसकी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी में नहीं है। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम लद्दाख में आएगी, सिक्किम में आएगी, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इशूज़ चलते ही रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ आती रहेंगी। अच्छा एक चीज़ और है, मैं बहुत कमेंट्स अभी देख नहीं पा रहा हूँ इस क्लास की वजह से। आपको कुछ भी पूछना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको आंसर रात तक दे ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी ना समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, मैं आंसर दूंगा। लेकिन शेयर करते रहो, जल्दी जल्दी लोगों को शेयर करो, जोड़ते रहो, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड एंड इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये अक्साई चीन का एरिया जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। ये अक्साई चीन का एरिया है जिसपे चाइना का कब्जा है, यहाँ तक नीचे तक जाता है पूरा, ये एरिया है, ठीक है।
तो दौलत बेग ओल्डी जो है, दौलत बेग ओल्डी में इन्होंने क्या किया कि इंडिया ने अपना एयरपोर्ट बना रखा, मिलिट्री एयरपोर्ट है यहाँ पे, मिलिट्री एयरबेस है। मिलिट्री एयरबेस जब बन रहा था तो चाइना के शासकों ने कहा कि भैया यहाँ पे मत बनने दो, लेकिन वहाँ की आर्मी ने कहा कि नहीं, नॉर्मल एयरपोर्ट बन रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर भारत ने क्या किया कि अभी तक तो ये था, पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि दौलत बेग जो है मिलिट्री एयरपोर्ट, अगर आपसे पूछता है कि लद्दाख में मिलिट्री एयरपोर्ट बेस कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे दौलत बेग ओल्डी में है। और दौलत बेग ओल्डी काराकोरम रेंज के पास में है, जहाँ से सीपीईसी गुजरता है, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए आने वाले टाइम में पाकिस्तान पे भी चाइना का पूरा तरह से कब्जा कर लेगा। कब्जा क्यों कर लेगा? क्योंकि रोड उसने कराची तक पहुंचा दी है, पूरा कश्मीर से होते हुए पंजाब काटते हुए सिंध होते हुए उसने पूरे पूरे में रोड फैला दी है, और जब चाहे वो पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है। तो सीपीईसी बनने के बाद चाइना पाकिस्तान पे कभी भी कब्जा कर सकता है, और ये चीज़ पाकिस्तान समझ रहा है या समझ करके भी अनसुलझा बना हुआ है। तो दौलत बेग ओल्डी हमारा मिलिट्री एयरबेस है, 14,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। पहले तो इस पर छोटे छोटे प्लेन उतारे जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, C-17 भारत ने उतार दिया। ये भारत का सबसे बड़ा एयरप्लेन है, मतलब C-17 बड़े बड़े हथियारों को उठा सकता है, बहुत भारी है, और इसको भी उतार दिया। यानी कि भारत ने कर दिखाया कि हम यहाँ पे बड़े से बड़ा फ्लाइट फाइटर प्लेन उतार सकते हैं। अब देखिए ये जो रोड है वो 250 किलोमीटर लंबी है। देखिए यहाँ पे ये दारबुक से स्टार्ट होती है ये रोड। अगर हम बात करें तो ये देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख से ऐड हो जाता है, फिर दारबुक से शुरू होकर के ये लेड मुर्गो होती हुई ये दौलत बेग ओल्डी, ये दौलत बेग ओल्डी एरिया तक पहुंच जाती है। अभी तक ये रोड बन रही थी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाइना ने कहा चलो ठीक है बन रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, देखिए कितनी खूबसूरत रोड बनी हुई है। जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ इसको स्ट्रेटेजिक रोड कहते हैं, सामरिक रोड कहते हैं। स्ट्रेटेजिक रोड का क्या मतलब होता है ये मैं आपको एक बार बताता हूँ कि स्ट्रेटेजिक रोड आखिर होती क्या है। स्ट्रेटेजिक रोड वो होती है जिसके ऊपर भारी से भारी सामान ले जाया जाए, पहाड़ पत्थर ओला कुछ भी गिर जाए रोड पे इफेक्ट ना पड़े। इसके दोनों तरफ नालियां बनी हुई हैं जिससे पानी भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, इससे सामान पहुंचाना, रसद पहुंचाना पहाड़ी एरियो में जहाँ जहाँ पे हमारी आर्मी है वो आसान हो जाता है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे हमारे, उन्होंने भारत में जब वो रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, तो भारत में 61 स्ट्रेटेजिक रोड की बात की थी कि 61 स्ट्रेटेजिक रोड भारत में होनी चाहिए, जिससे कि हम भारत को सीमा को चीन लेवल पर हम देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमें खतरा 62 से पहले सिर्फ पाकिस्तान से था कि पाकिस्तान से लड़ाई हो जाएगी तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फिर जब 62 की लड़ाई होती तो दो फ्रंट पे हमें तैयार होना पड़ता है कि चाइना से भी कभी लड़ाई हो सकती है। और हिंदी चीनी भाई भाई, चाइना का बहुत सपोर्ट किया इंडिया ने। तिब्बत पे जब उसने कब्जा किया तो नेहरू जी ने कह दिया ठीक है तिब्बत आपका, उसको स्वतंत्र उसको घोषित कर दिया कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। इसके लिए बड़ा विरोध भी हुआ। दूसरा, इसके अलावा यूएनओ में भारत को स्थायी मेंबरशिप मिल रही थी, वीटो पावर। नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, हम देखो हम तो ना क्या नाम है पूंजीवादी है ना समाजवादी है, हम तो मिक्स्ड इकॉनमी है, इसलिए ये वीटो पावर हम नहीं ले सकते, तो चाइना को आप दे दीजिए। नेहरू जी ने ही चाइना को वीटो पावर दिलवाई थी, और ये भारत की एक महान भूल कही जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि कब्जा होना शुरू हुआ। अब क्या होता है कि जो 61 स्ट्रेटेजिक रोड बताई गई हैं उसमें से 75% काम पूरा हो चुका है। इतनी तेज स्ट्रेटेजिक रोड पे काम हुआ है, जो बॉर्डर रोड सिक्योरिटी है और बॉर्डर रोड डिपार्टमेंट है वो ये बनाता है रोड्स, इन्होंने ये सारी रोड इतनी तेज़ी के साथ में तैयार की है। तो ठीक है, अभी तक ये रोड बन रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब चीज़ें। ये 250 किलोमीटर की दूरी बहुत तेज़ी से तय हो जाती, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इस रोड से बनने से प्रॉब्लम हो गई। हुआ क्या कि ये रोड जा रही थी तब तक कोई इशू नहीं था, इसी में से एक रोड, इसमें से क्या हुआ कि इंडिया ने एक रोड ये आपकी गलवान वैली की तरफ काट दी। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, गलवान वैली की तरफ रोड काट दी। अब अभी क्या था, दौलत बेग ओल्डी से यहाँ से गलवान वैली पहुँचने में 9 आवर लगते थे। कितने घंटे लगते थे? 9 आवर। अब ये रोड बनने से 35 मिनट लगेंगे। अब देखिए 35 मिनट में यानी इंडियन आर्मी किसी भी समय पहुंच सकती है गलवान वैली में और वहां पर लड़ाई जारी कर सकती है। तो इस तरह की जब सिचुएशन बनी, चाइना ने कहा भाई ये रोक दीजिए कंस्ट्रक्शन, तो इंडिया ने कहा नहीं ये कंस्ट्रक्शन तो होगा, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। इंडिया ने कहा ये कंस्ट्रक्शन होगा और चाइना कह रही है इस कंस्ट्रक्शन को रोक दीजिए। तो ये जो दारबुक शेख दौलत बेग ओल्डी रोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से जो एक लाइन निकाल करके जो एक रोड जो जोड़ दी गई है, इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रोड है इसकी वजह से रिसेंटली टेंशन यहाँ से इसकी वजह से शुरू हुई है, और भारत की 75% स्ट्रेटेजिक रोड तैयार हो चुकी हैं जो 61 बताई गई थी जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक था, व्हाट इज गलवान वैली एंड रीसेंट इशू। गलवान वैली क्या है और गलवान वैली कैसे बनी, किसके नाम पे बनी। देखिए ये नाम याद रखिएगा, देखिए ऊपर गुलाम
रसूल गलवान, अब आपको पता चल गया होगा, गुलाम रसूल गलवान ने 1899 में गलवान वैली की खोज की थी। गुलाम रसूल क्या गलवान जो था वो एक चरवाहे का बेटा, मतलब चरवाहा था, मतलब भेड़ बकरी चराता था। इसके फादर जो थे, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताते थे, इसके फादर जो थे उनका नाम था कर्रा गलवान। कर्रा गलवान। कर्रा गलवान का मैं मतलब बताता हूँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कर्रा का मतलब होता है काला, ब्लैक, और गलवान का मतलब होता है डाकू। तो काला डाकू, इसके फादर को काला डाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन वो एक मसीहा टाइप का माना जाता था उस पूरे एरिया में। ये करता क्या था, अमीरों से लूटता था, गरीबों को देता था, रॉबिन हुड टाइप का था। यानी अमीरों के घर को लूट लेता था, गरीबों को दे देता था। तो इस टाइम पे क्या था कि डोगरा सरकार थी, डोगरा डोगरा शासकों ने इसको पकड़ लिया, कर्रा गलवान को, और उसको मार दिया जाता, फांसी की सजा दे दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम जो गलवान कबीले के लोग होते हैं वो 3 जगह चले जाते हैं। कुछ लोग लद्दाख आ जाते हैं, जिसमें कि ये गलवान भी आ जाता है, और कुछ लोग चले जाते हैं बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान का एरिया मैंने आपको दिखाया, बाल्टिस्तान चले जाते हैं। और कुछ लोग चले जाते हैं सिंगजियांग प्रांत में, जो मैंने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान अभी आपको शुरुआत में दिखाया था, उसी में सिंगजियांग प्रांत में कुछ लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे लोग ये बढ़ जाते हैं। अब गलवान, ये गुलाम रसूल गलवान क्यों इंपॉर्टेंट, इसने 1899 में अक्साई चिन्ह ढूंढा सबसे पहले। और गलवान पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी चरवाहे के नाम पर एक नदी का नाम भी है गलवान रिवर, और पूरी वैली का नाम भी गलवान के नाम पर दिया गया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके नाम पर ये किया गया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दौलत बेग ओल्डी का भी टेम्परेचर इतना रहता है। हिस्टोरिकल इवेंट है जब सिफेट किसी चरवाहे के नाम पे ये बनाया गया। इसकी किताब का नाम याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो गुलाम रसूल गलवान है, ये जब अंग्रेज लद्दाख पहुंचे तो अंग्रेजों को हमेशा एक सहायक चाहिए होता, लोकल आदमी ढूंढ लेते थे वो। तो अंग्रेजों ने गुलाम रसूल गलवान को पकड़ लिया कि भैया आप हमारी सहायता करो, आप हमारे साथ हमें बताओ रास्ता कैसा कैसा क्या है। तो इसने उनके साथ रह के फारसी, अंग्रेजी, कई भाषाएं सीखी, और खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने एक अंग्रेज सिपाही की मदद से एक किताब लिखी जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब्स। सर्वेंट ऑफ साहिब्स में उसने इंडिया चाइना के बॉर्डर के बारे में और गलवान वैली के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। इसी किताब का एक चैप्टर है द फाइट ऑफ चाइनीज, द फाइट ऑफ चाइनीज, इसमें उसने इंडिया और चाइना बॉर्डर का वर्णन किया है। तो अब देखिए, यानी गुलाम रसूल गलवान वो बंदा था जिसने गलवान वैली को इन्वेंट किया, ढूंढा, और मध्य एशिया तक जा करके इसका पूरा रास्ता बनाता है, अंग्रेजों को बताता है, और पूरी दुनिया को वो ये रास्ता बताता है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो अब देखिए 1962 से लेकर 75 के बीच में इंडिया और इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ छुटमुट अटैक चला करते हैं, लेकिन 75 के बाद कोई भी सैनिक गोली से नहीं मरा था। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना और इंडिया बॉर्डर पे कोई भी सैनिक गोली से नहीं मरा था। अभी 45 साल बाद एक ये घटना हुई है जब इस तरह की एक घटना हुई और गोली से मरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, गलवान वैली गुलाम रसूल गलवान के नाम पर बनी हुई है, इसने इस वैली की खोज की थी। और देखिए, ये मैं अब देखिए फिर एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पेंगोंग लेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, इसी लेक पे सारा बवाल हुआ है। अभी जो रिसेंटली जो क्लैशेज हुए हैं वो इस लेक पे ही हुए हैं। और ये अक्साई चीन का ये पूरा एरिया है जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है आपका चाइना ने। ये पूरा 10% हिस्सा है टोटल कश्मीर का, इस पे कब्जा है इसका। ये सियाचिन ग्लेशियर बता चुके हैं, ये कारगिल है। ये कारगिल का एरिया जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, JNK यूटी हो गई, और ये लद्दाख यूटी हो गई। तो ये जो कारगिल का एरिया है, यहीं पर 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, जब इन्होंने क्या किया था कि अपने सैनिक पाकिस्तानियों ने उतार दिए थे यहाँ पर, फिर लड़ाई हुई थी कारगिल की। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, लेकिन जोड़ते रहो, लोगों को जोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए रिसेंटली इवेंट क्या हुआ था। ये जो सेंटर दिख रहा है 15 जून यानी सोमवार की बात है, इससे पहले देखो 5 मई और 9 मई को भी झड़प हो चुकी है लद्दाख में। सैनिक इससे पहले 5 मई और 9 मई को बीच में 3 बार टकराव हुआ। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में 200 सैनिक आमने सामने आ गए थे। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 150 सैनिक भिड़े थे। 9 मई को लद्दाख में चीन ने LAC पर हेलीकॉप्टर भेज दिए। 9 मई को ही नाकुला सेक्टर में भी इन्होंने झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में। अब देखिए यहाँ पे तनाव बहुत बढ़ता चला जा रहा था। तनाव बढ़ा क्यों, अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। दोनों देशों के बीच में हिंसा हुई और भारत के करीब 20 सैनिक मारे गए, और चाइना के भी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से 45 सैनिक कम से कम वहाँ पर मारे गए। तो 15 जून को गलवान वैली में क्या हुआ, ऐसी क्या स्थिति बनी थी जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई और सैनिक मारे गए। 45 साल बाद, 45 ईयर के बाद चाइनीज़ बॉर्डर पर कोई सैनिक गोली से मरा है या किसी तरह की झड़प से मरा है। तो क्या कंडीशन हुई देखते हैं एक बार। देखिए, पेंगोंग सो पोजीशन ऑफ इंडिया एंड चाइना। पेंगोंग सो का मतलब लोकल लैंग्वेज में झील होती है, लेक होता है। तो पेंगोंग लेक और उसकी पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने गूगल का इसका मैप उठाया हुआ है। ये जो बीच में आप एरिया देख रहे हैं ये पूरी लेक है, और ये जो पतली सी रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, इस रेड कलर की लाइन आपको पतली सी दिखाई पड़ रही होगी, ये इंडिया और चाइना के बीच की LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है।
कब्जा होने के बाद अब देखिए कि 8 पॉइंट मैंने क्यों बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं। एक्चुअली है क्या, ये सब बैरन माउंटेन है। मैं आपको बताता हूँ, बैरन माउंटेन है मतलब, और कुछ इस शेप के माउंटेन है, ऐसे ऐसे करके, यानी कि उंगलियों की तरह ये माउंटेन है। इन्हीं माउंटेन्स को देखिए चाइनीज़ क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्हीं माउंटेन्स को जो चाइनीज़ हैं वो छांग चेनमो कहते हैं, और भारतीय फिंगर्स कहते हैं इन माउंटेन्स को। तो इन फिंगर्स के बीच में इंडिया और चाइना ने 8 पॉइंट डिसाइड कर रखे हुए हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, ये डिसाइड किए। और ये जो 4 नंबर का पॉइंट है, ये जो 4 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर इंडिया की परमानेंट चौकी बनी हुई है। यहाँ पर इंडिया की पोस्ट है, यानी फिक्स पोस्ट बनी हुई है। तो कंडीशन क्या इंडिया क्लेम करता है, भैया देखो ये 8 पॉइंट तक हमारा है। लेकिन जब 1962 की लड़ाई हुई तो यहाँ 5 पॉइंट तक कब्जा चाइना का हो गया। इस 5 पॉइंट तक कब्जा चाइना ने कर लिया, अपना ऑक्यूपाइड कर लिया इस एरिया को। लेकिन अभी रिसेंटली इशू क्या हुआ, ये हम बताते हैं। पहले एक चीज़ समझ लें कि लेक की अगर बात करें तो ये जो लेक है वो ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब क्या है कि ये जाड़े में जम जाती है। ये जो झील है, अभी पानी होगा गर्मियों में, और जाड़े में क्या होगा, ये जम जाएगी। इसके ऊपर आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो झील है वो 135 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत के पास इसके केवल 45 किलोमीटर पार्ट है। रेजांगला पास जो आपने सुना होगा, जहाँ पर 1962 की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने 100 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया था चाइनीज़। उसके बाद फिर ये शहीद हो गए थे, और 1 साल बाद उनकी डेड बॉडी वहीं बर्फ़ में दबी हुई मिली थी। तो ये भी रेजांगला पास, याद रखिएगा। रेजांगला पास कहाँ है, तो ये गलवान वैली के पास ही लद्दाख में स्थित है। छांग चेनमो हमने बता दिया कि ये बैरन माउंटेन होते हैं। ये इस तरीके से जो माउंटेन्स की शेप होती है, बैरन माउंटेन्स हैं। देखिए यहाँ भी इसी तरह की शेप बनी हुई है, कटी कटी शेप बनी हुई है, बैरन माउंटेन्स है। इनको इनको छांगमो चाइनीज़ लैंग्वेज में कहते हैं, और इंडियन इसको फिंगर्स के नाम से जानते हैं। इसमें 8 पॉइंट है। तो अभी क्या हुआ है कि 8 पॉइंट में चौथे पे हमारी पोस्ट बनी हुई है, बाकी पे चाइना ने कब्जा कर लिया। 5 6 7 8 जो पॉइंट है, इस पे चाइना का कब्जा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली इशू हुई वो हुई क्या, ये लोग क्या करते हैं, नाव लाते हैं, इंडियन आर्मी इंडियन सीमा में घुस जाते हैं। तो भारत ने भी अच्छी अच्छी नावें खरीद ली हैं। हम आपको बता दें कि जो इंडियन आर्मी नाव यूज़ करती है उसका नाम टेम्पा है। टेम्पा बोट यूज़ करती है। इसमें स्टेन गन लगी रहती है, मशीन गन लगी हैं, कई तरह के हथियार इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि ये चाइनीज़ आर्मी को रोकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जो 15 तारीख को जो झड़प हुई है उसके पीछे रीज़न क्या है, चाइनीज़ आर्मी इस सेकंड पॉइंट तक आ गई है। देखिए ये जो सेकंड 4 पॉइंट तक तो इंडिया के पास था ही, 8 इंडिया के हैं, लेकिन 4 पे कब्जा हो चुका है। ये 4 पे हमारी स्थायी पोस्ट है। लेकिन ये सैनिक क्या हुए कि यहाँ तक पहुँच गए, दूसरे पॉइंट को इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। अब वो इंडियन आर्मी को दूसरे पॉइंट के आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो दोनों में झड़प हुई, जिसमें कि सैनिक शहीद हुए, भारत के 20 और चाइना के शायद 45 के आसपास सैनिक मारे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये छेंगमो जो है इसका सेकंड पॉइंट है जहां पर रिसेंटली झड़प हुई है। इस पॉइंट पे ही लड़ाई हुई है झील के आसपास, जिसमें कई सैनिक झील में गिर गए, पहाड़ों के नीचे गिर गए, जिसकी वजह से वे हताहत हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी 4 पॉइंट तक हमारा है, लेकिन चाइना ने सेकंड पॉइंट पे रोक रखा। अभी भी भारतीय आर्मी 2 पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पा रही है। बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ी है। तो छांग चेनमो क्या है, ये एक हाथ के यानी मुट्ठी के आकार का ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बैरन माउंटेन्स हैं, और इन्हीं को फिंगर्स कहते हैं। और 8 पॉइंट डिसाइड किए हैं इंडिया और चाइना ने, जिसमें सेकंड पॉइंट पर भी रोक दिया गया है। इंडिया 8 पॉइंट को अपना बताता है, लेकिन आधिकारिक रूप से जो LAC है वो चौथे पॉइंट पे बनी हुई है, जहां पर इंडिया की स्थायी पोस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम और झड़प हुई है जो अभी हुई है रिसेंटली गलवान वैली के आपके पेंगोंग लेक में। अब देखिए व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडो चाइना रिलेशन। अब भारत और चाइना के रिलेशन के बीच में अगला क्या पड़ाव आने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली, क्या वार होगा, इसकी लिए हम ये नहीं कह सकते कि वार नहीं होगा, हो भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी पेट्रोलिंग करते हुए हमारे सैनिकों को चाइना ने मारा था, उसके बाद ही वार की कंडीशन बनी थी। लेकिन जहाँ तक बात है बायलैटरल डायलॉग से अगर बात बन जाती है आधिकारिक रूप से, तो हो सकता है कि वार ना हो। लेकिन ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड तो बैडली इफेक्टेड है। 76 पॉइंट समथिंग बिलियन का ट्रेड चल रहा था इंडिया चाइना के बीच में, जो पिछले 3 महीने में 70 बिलियन पे आ चुका है, यानी कि $6 बिलियन का ट्रेड गिर गया है, और ट्रेड अभी और गिरेगा। और देखिए हम फिर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये अक्साई चीन, यहाँ पर लद्दाख में हमेशा विवाद करेगा चाइना, लद्दाख वाले एरिया में विवाद करेगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं करेगा, उत्तराखंड में विवाद नहीं करेगा, फिर सिक्किम में ये आपका विवाद करेगा, अरुणाचल प्रदेश में विवाद करेगा। इन एरिया में वो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश आ गया तो आपको बता दें त्वांग मठ, बौद्धों का प्रसिद्ध त्वांग मठ कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 62 की लड़ाई में इस पर भी कब्जा कर लिया था, त्वांग पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी क्या है कि फिर उसके बाद जब सेना वापस हुई तो यहाँ से तो वापस चली गई, लेकिन अक्साई चीन का एरिया इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और देखिए अब यहीं से मैं आपको बता दूं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
कॉरिडोर है वो यहीं से निकल करके जा रहा है कश्मीर के हिस्से से, पाकिस्तान होते हुए फिर चला जाता है इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मैंने आपको दिखाया यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी है और ये काराकोरम रेंज है, तो यहाँ से बहुत पास है, जब चाहे इंडिया यहाँ से रसद काट सकती है। तो चाइना और पाकिस्तान को हमेशा डर है कि अगर यहाँ से रोड को काट दिया या इंडिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया, इसलिए सियाचिन इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में डेली एक सैनिक लगभग शहीद हो जाता है, लेकिन गोली से नहीं, ठंड से। इतनी भयानक ठंड पड़ती है कि अब सियाचिन में आपको कभी पढ़ाऊंगा, वाई शेप का ग्लेशियर है, इस तरह वाई शेप का ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर में क्या क्या है, क्या सियाचिन की कंडीशन है, आइस बर्न क्या होता है, ये जब सियाचिन में आपको बताऊंगा इंटरनेशनल रिलेशन में, तो आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ट्रेड तो निश्चित रूप से गिरने वाला। अभी देखिए आप लोगों ने ही क्या चाइनीज़ ऐप को डिलीट करना शुरू किया, और मैं फिर कहता हूँ इंडियन वस्तुओं, जो इंडियन सामान है उनका यूज़ कीजिए, चाइनीज़ वस्तुओं का यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही पैसे से हमारे अगेंस्ट वो लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा चीज़, वार हम रोक सकते हैं सिर्फ बाईलेटरल डायलॉग से। अगर बाईलेटरल डायलॉग होता है तो वार रोक सकता है, लेकिन चाइना मानेगा नहीं। मैंने आपको उसकी हैंड कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई देखो ये तिब्बत है, इस पर हम कब्जा कर चुके हैं, अब बचा क्या है, ये पहली फिंगर लद्दाख, दूसरी फिंगर नेपाल, तीसरी फिंगर सिक्किम, चौथी फिंगर भूटान और पांचवी फिंगर अरुणाचल प्रदेश। तो ये इन चीज़ों पर वो हमेशा प्रॉब्लम बना के ही रखेगा। नेपाल के साथ भी उसका विवाद चल रहा है। वो कहता है कि जो सबसे ऊंची चोटी है सागर माथा, सागर माथा कहते हैं हम लोग एवरेस्ट को, तो एवरेस्ट जो है नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं उसको। तो एवरेस्ट पर वो अपना कब्जा बताता है, कहता भैया मेरा है एवरेस्ट, जबकि नेपाल का आय का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो आपका वही है, आपका क्या नाम है, एवरेस्ट से ही सबसे ज़्यादा उसका पर्यटन से पैसा आता है। तो ये एक इंडिया चाइना के आने वाले टाइम में रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि हमें दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अब क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन एकदम अलग से पूछ लेगा, वो पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। तो आप ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लिपर्ड के लिए फेमस है और लद्दाख में स्थित है। ये भी बिल्कुल गलवान वैली के पास का ही एरिया है, वहीं पर पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क फेमस किस चीज़ के लिए, स्नो लिपर्ड के लिए, यानी कि वहाँ पर जो चीते छोटे छोटे लिपर्ड्स पाए जाते हैं वो बर्फीले लिपर्ड के लिए फेमस है। यहाँ का फोक डांस जो है वो जैब्रो है। फोक डांस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जाब्रो जो है वो यहाँ का फोक डांस है। ठीक है, इसके बाद जो फेस्टिवल फेमस है, तो 12 फेस्टिवल करीब होते हैं जो इनके बहुत फेमस होते हैं, लेकिन इसमें से ऊपर के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लोजर है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर, यानी कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। सिंधु दर्शन है, सिंधु दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के कई नेता कई जगह से लोग जाते हैं, इंडस रिवर पर पूजा होती है, सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल बहुत कल्चरल फेस्टिवल है ये इनका। हार्वेस्ट से रिलेटेड एक लद्दाख फेस्टिवल मनाया जाता है, जब फसलों की उगाही के संबंध में प्रॉस्पेरिटी धनाढ़ होने के लिए इस तरह का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और यूरू एक फेस्टिवल होता है जो विक्ट्री, गॉड की इविल के ऊपर विक्ट्री से रिलेटेड है, कि विजय से रिलेटेड है। इस तरीके के फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, गलवान वैली का आपसे ओरिजिन पूछ सकता है कि गलवान वैली की ओरिजिन कहाँ से हुई है, क्या है गलवान वैली का ओरिजिन। तो आप ध्यान रखिए, जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज से गलवान रिवर की उत्पत्ति है, ओरिजिन जो है वो काराकोरम रेंज से होता है। ठीक है, और काराकोरम रेंज से गलवान रिवर निकलने के बाद ये मिल जाती है, इधर से आ रही है श्योक रिवर, श्योक रिवर में मिल जाती है, श्योक रिवर मिल जाती है, और श्योक रिवर आगे जा करके ये इंडस रिवर मिल जाती है, जो इंडस रिवर आपकी फिर चली जाती है, डेल्टा बनाती है अपनी अरब सागर में, अरब सागर में जाकर के ये इंडस रिवर। और ये सिंध, ये जो सिटी है, जो ये पाकिस्तान को बीच से काटते हुए जाती है, ये पाकिस्तान है आपका, बीचों बीच से ये इंडस रिवर काटते हुए, यानी कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जाता है इंडस रिवर को, बीच से काटते हुए जाती है और कराची होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ से निकलती है, काराकोरम रेंज से निकलती है, और फिर उसका श्योक नदी में मिलती है, और श्योक नदी मिल जाती है फिर आपकी इंडस रिवर में मिल जाती है। इस तरीके से होता है। तो अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आप देख लीजिए, ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच में, अभी मैं बता रहा था, $70.32 बिलियन का हो गया, जो कि आपकी 2018-19 में आपका $76.38 बिलियन का था। तो ट्रेड देखिए कितनी तेजी से गिर रहा है, अभी आने वाले टाइम में ट्रेड और गिरेगा। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछ सकता है, क्योंकि चीन से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कभी मत सोचिएगा कि जो करंट घटनाक्रम हुआ वही पूछेगा, चीन से रिलेटेड आगे पीछे की चीज़ें भी वो पूछेगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, फांसी हुई। चीनी यात्री के भारत आने का क्रम, चीन के यात्रियों का भारत में आने का क्रम क्या है, तो इसको एक कोड से आप याद कर लीजिए, फांसी हुई। यानी कि फायान सबसे पहले आता है 399 में, उसके बाद सुंगयुंग आता है 518 ईस्वी में, हैंगसांग आता है 630 ईस्वी में, और इतिसिंग आता है 7वीं शताब्दी में अंत में। ये सभी लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं और पर्यटक होते हैं, घूमने आते हैं, और यहाँ से इतिहास के बारे में लिखते हैं, चाइनीज़ इतिहास के बारे में बताते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चाइनीज़ यात्रियों का वर्णन है इंडिया में, फायान, सुंगयुंग, हैंगसांग, इतिसिंग, यानी फांसी हुई, केवल याद रखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी।
इस तरीके से ये एक पूरा घटनाक्रम है जो करंट में घट रहा है, और आगे जो जो जानकारी होंगी वो हम बताते जाएंगे। दूसरा, आप सब इस सेशन में हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट सेशन में नेपाल पर ला रहा हूं कि नेपाल के साथ हमारी क्या इशू है, नेपाल ने क्यों इंडिया के कुछ पार्ट को अपने मैप में दिखा के संसद में उस नक्शे को पास करा दिया, नेपाल आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, किसके कहने पे नेपाल ऐसा कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेपाल में दो धड़े हैं, माओवादी, माओ जेडांग उनकी उनकी रणनीति को मानने वाले माओवादी कहलाते हैं, तो माओवादियों की सत्ता यहाँ पे स्थापित है। वहाँ के कुछ लोग भारत के सपोर्ट में हैं, कुछ लोग माओ के सपोर्ट में हैं, यानी कि चाइना के सपोर्ट में हैं। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है। तो नेपाल से रिलेटेड सारे इश्यूज़, क्या बॉर्डर विवाद है, नेपाल के साथ हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में आपके साथ इस पर डिस्कशन करेंगे जो हम लोग लेकर के आएंगे। तो जल्दी से आपको देखिए एक फ़नी, केवल फ़न के लिए मैंने डाल दिया है कि देख लीजिए 3 इडियट की शूटिंग, जो 3 इडियट मूवी बनी थी उसकी शूटिंग, ये जो पीछे एरिया देख रहे हैं ये आपकी पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक के किनारे ही ये पूरी शूटिंग हुई है। और देखिए ये जिस स्कूटी से करीना कपूर आती है वो स्कूटी देखिए यहीं पर रखी हुई है, और यहाँ पे एक स्पॉट लगा हुआ है कि एंजॉय करीना स्कूटी हेयर, ये 3 इडियट शूटिंग पॉइंट है, यहीं पर पूरी इसकी 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। तो ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि भाई 3 इडियट की शूटिंग यहीं हुई थी। एंजॉय के लिए जब कभी आप जाइएगा तो इस जगह जाइएगा, स्कूटी पर बैठिएगा, एंजॉय करिएगा। तो आने वाले टाइम में हम और बढ़िया बढ़िया सेशन लाएंगे। नेपाल पे अगला सेशन मैंने बोल ही दिया है कि नेपाल पे सेशन लेके आएंगे। और इसके साथ साथ आपको जल्दी से बता दें कि सक्सेस यूपीएससी प्रीलिम्स एक बैच लॉन्च करें, रविंद्र आईएएस की पूरी टीम है हमारे साथ, अनुभवी टीचर है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है इन सभी टीचर्स को। ये सारे टीचर्स जल्दी ही अपना बैच लेकर के आ रहे हैं यूपी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारियां हम लोग कराएंगे। बहुत जल्दी ये लाइव बैच आपके पास होगा, मंडे से स्टोर पे आपको दिखने लगेगा अड्डा के। और करंट में ये एक बैच जो टारगेट यूपीएससी 2020 वो रनिंग चल ही रहा है। तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, 24 तारीख को ये बैच शुरू हो रहा है, 70% का ऑफ चल रहा है। ये बैच आपको 2999 का मिल जाएगा फ्लैट 2999 लगाने पर। 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 11 से 2 बजे तक लाइव बैच चलेगा, और रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेगा, जब चाहे कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी, और ये फिर लास्ट में हम पेंगोंग लेक पे इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। कमेंट में जरूर लिखिएगा ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाले टाइम में हम अगला सेशन आपके लिए नेपाल का लेकर के आएंगे, जिसपे कि हम एक बार पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि नेपाल के क्या इश्यूज़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रही है, उन पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।